बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ का डिस्कशन जारी है और हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। वो एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो ऑलरेडी पास पेपर्स में आ चुके हैं। पहले भी मैंने आपको बेटे यही कहा था कि अगर आप पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ कर लेते हो तो आपको जो है वो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इन एमसीक्यूज़ को ख़ास तवज्जो के साथ जो है आप लोग समझिए भी और उसके बाद जो है उसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि नोट भी कर लें ताकि उन्हीं एमसीक्यूज़ को जो है वो आप रिपीट करें। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से पहले भी मैंने आपको जो है वो बताया था लाइव क्लासेस के अंदर, और आज भी बता रहा हूँ कि देखिए हमारा जो रिड्यूस सिलेबस की वजह से अब ऑब्वियस सी बात है जो पेपर है वो 2 आवर्स का है। तो एक इंस्ट्रक्शन मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स आप लोगों को देना चाहूँगा कि 2 आवर्स के पेपर में आपने एमसीक्यूज़ जो करने हैं वो कितने करने, वो 25 करने। पहले एमसीक्यूज़ कितने आया करते थे, वो 20 आया करते थे। तो इसीलिए मैथ्स के पेपर में कोई इतना यूँ समझ लीजिए कि एक लिहाज से चेंज नहीं आया है, सिर्फ 5 एमसीक्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पहले अगर आपको 20 एमसीक्यूज़ के लिए 20 मिनट्स मिला करते थे तो अब आपको जो है टाइम रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है इस दफ़ा। पूरे 2 आवर्स आपके पास तीनों सेक्शन मौजूद रहेंगे, ए बी और सी मैथ्स में भी। बाकी आप पेपर दे चुके हो, आपको पता है, आपसे एमसीक्यूज़ वापस नहीं लिए जाएंगे जो कि पहले जो है वो ले लिया करते थे। रिड्यूस सिलेबस से पहले जब रेगुलर पेपर हुआ करते थे तो ले लिया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो एमसीक्यूज़ ही जो है वो 1 आवर तक करते रहना है। मैं अपने कॉलेज में देख रहा था कि वहाँ पर स्टूडेंट्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 1 आवर तक जो है वो अभी तक एमसीक्यूज़ ही सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने ये काम किया तो आप कैसे कर पाओगे फिर बाकी पेपर, तो पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो इस बात की केयर कीजिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ आपने जो करने हैं अपने जहन में एक रिस्ट्रिक्शन रख लीजिए, अपने जहन में अपने तौर पर एक जो है वो टाइम लिमिट रख लीजिए कि ½ एन आवर से ज़्यादा आपने टाइम जो है इस पर नहीं लगाना है। इस बात का ख़ास जो है आप लोग स्टूडेंट्स जो है वो ख्याल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं सिलसिला एमसीक्यूज़ का। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इफ़ ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा टू द पावर 21 इज़। ओमेगा की पावर 21 आपसे पूछ रहे हैं। जस्ट ओमेगा की पावर को जिस तरह से एक्सरसाइज 3.3 में हमने सीखा था आपने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो तरीका बताता हूँ सिंप्लीफाई करने का। देखो ओमेगा 21 जो है उसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 टू दी पावर 7, ठीक है। 3 × 7 21 हो जाता है। अब यूँ क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर। तो उसकी जगह 1 पुट कर दें तो ये 1 की पावर 7 बन जाएगी ना, और 1 की पावर 7 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यूँ इस एमसीक्यूज़ का आंसर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और सुन लीजिए, ये तो सॉल्व करके बता दिया ना मैंने कि ओमेगा 21 था, इसका आंसर 1 आ गया। देखो एक उसूल हमेशा याद रखो बेटे कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ओमेगा की कभी भी कोई भी पावर आ जाए ना जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, जो मल्टीपल ऑफ 3 हो वो हमेशा 1 होगी। यानी ओमेगा 6 वो भी 1 होगा, ओमेगा 9 वो भी 1 होगा, ओमेगा 12 वो भी 1 होगा, ओमेगा 15 वो भी 1 होगा। बात समझ में आ रही है। यानी ओमेगा की कोई भी पावर आ जाए ना जो मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो हमेशा 1 के बराबर, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आपके जहन में होता तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल कहते कि पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें ओमेगा की पावर आपको मल्टीपल ऑफ 3 नज़र आए तो एमसीक्यूज़ की हद तक डायरेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन में तो स्टेप्स करने हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ की हद तक आप उसको जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा। नोट कर लें। मैं बीच में 5-10 सेकंड का जो है वो ब्रेक इसीलिए देता हूँ और सामने से हट भी जाता हूँ कि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप लोग उसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम आगे, और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मैट्रिसेस से रिलेटेड। ट्रांसपोज करना है मैट्रिसेस का, ठीक है। तो यकीनन ये चैप्टर इस साल चूँकि इंक्लूड नहीं है तो इसको स्किप करते हैं।
वैसे ट्रांसपोज करने का तो आपको पता होगा, मैट्रिक में भी कर चुके होंगे, जो रॉज होती हैं उसको कॉलम बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये पहली रॉ है तो इसको पहला कॉलम बना देंगे, ठीक है। ये 4 5 6 ये सेकंड रॉ है तो इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। तो जस्ट ट्रांसपोज करना था, लेकिन बार रिड्यूस सिलेबस में चूंकि इस वक्त इस साल शामिल नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, स्किप करते हैं इसको, बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज सही भी। अब उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द होल पावर 10 इज। देखो बेटे, हमारे पास एक बाइनोमियल गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, क्योंकि पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, बल्कि इनफैक्ट अपने लेक्चर में भी शायद ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक बाइनोमियल थी और उसके ऊपर पावर n+1 थी, ठीक है, और आपसे कहा गया था कि आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर किसी बाइनोमियल में आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप जानना चाहते हैं तो बाइनोमियल की जो भी पावर होगी ना, ठीक है, उसमें जस्ट 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड कर देने से आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइनोमियल में आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, वो 11 होंगी। जो भी पावर है बाइनोमियल की उसमें जस्ट 1 ऐड कर दीजिए। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ a प्लस बी की होल पावर 6 है तो इसमें टोटल टर्म्स जो है वो 7 हो जाएंगी, 6 + 1 हो जाएंगी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ बेटे ये बाइनोमियल है, इसके ऊपर पावर जो है वो 12 है, तो आप कह दोगे सर 12 + 1 यानी 13 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। यानी जो भी बाइनोमियल की पावर होगी ना उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूँ a प्लस बी की पावर n+1 है, मैं कहूँ बताओ इसको एक्सपेंड करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो जो भी पावर है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो मिल जाएंगी। तो इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या n+1 यानी क्या बनेगा, n+2 बनेगा ना। तो सिंपल ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी बाइनोमियल है आपको दे देंगे और कहेंगे बताओ आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो जो भी पावर होगी उसमें जस्ट 1 ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो हमारे पास जो है वो कैसे मिलेंगी कि उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, बल्कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहना चाहिए, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है। तो इसलिए ये कोर्स शामिल नहीं है, ये एक्सरसाइज शामिल नहीं है हमारे कोर्स में, ठीक है ना, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9.2 से ये क्वेश्चन, कोर्स में इंक्लूड नहीं है ये एक्सरसाइज भी, नेग्लेक्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1,1 एंड 4,5। 2 पॉइंट्स गिवन है, एक है 1,1 और एक है 4,5, और हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसके लिए बेटे डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमारे पास जो है, अगर आपने लेट से 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस वक्त 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट गिवन है 1,1 और एक पॉइंट गिवन है 4,5। तो फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 और सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 मान लेते हैं। अब ये x1 y1 और x2 y2 की ये वैल्यूज़ जो है
इस फार्मूले में जो है वो पुट कर दीजिए। तो इस फार्मूले में पुट कर देने से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे x1 की वैल्यू ये देख लें 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 5 है, ये पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो 4 माइनस 1 बनता है 3, 5 माइनस 1 बनता है 4। तो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, मीन्स √25 एंड फाइनली वी गेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 5। तो ये इस तरह से हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि पूरी फर्स्ट ईयर पढ़ ली और हमने तो कहीं डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस नहीं किया, तो आपको रिकॉल करा दूँ। फार्मूला ज़रूर पढ़ा है हमने, आईवा समझ में किसी एक्सरसाइज में हमने इसको अप्लाई नहीं किया है, लेकिन पढ़ा कहाँ पर है आपको याद करो कि जब हम कोसाइन लॉ की डेरिवेशन कर रहे थे तो कोसाइन लॉ की डेरिवेशन में जो है हमें डिस्टेंस फार्मूला हमने सीखा था, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हमने सीखा था। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला जो है, असल में जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें एक एक्सरसाइज भी थी जिसमें डिस्टेंस फार्मूले के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये डिस्टेंस फार्मूला यानी नई बुक में रिड्यूस सिलेबस में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि कोसाइन लॉ जो है हमारा उसमें हम इसको सीखते हैं, क्योंकि कोसाइन लॉ को जब हम ड्राइव करने जाते हैं तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये MCQs आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल बस डिस्टेंस फार्मूला आपने याद रखना है। 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बस यहाँ पे पहले ऑर्डर पेयर को मैंने x1 y1, दूसरे को x2 y2 मान के यहाँ पर उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट की हैं और जस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा 5 यूनिट। नोट करें। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट MCQs ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। हमसे ये कहा जा रहा है कि 4a16 are in GP, यानी अगर ये 3 टर्म्स जो हैं वो GP में, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। देखो हमारे पास कह रहे हैं कि अगर ये 3 टर्म्स ये GP में, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर बेटे आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये बताई थी कि हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान रेशो सेम होगा, यानी पहली 2 टर्म्स के दरमियान जो रेशो होगा वही बाकी 2 टर्म्स के दरमियान रेशो होगा। ठीक है, यानी रेशो ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी पहली 2 टर्म्स और बाद वाली 2 टर्म्स का रेशो जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, या अगर हम यूँ इस तरह से कहते थे कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, तो मैं कहता था कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, यानी 3 टर्म्स जो हैं वो GP में कब होंगी? जब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएगा किसके? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म के। यानी वही बात है कि पहली 2 टर्म्स का रेशो और बाद वाली 2 टर्म्स का रेशो बराबर हो जाए। तो यही ट्रिक यहाँ इस MCQs में इस्तेमाल होगी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये लीजिए, तो बस अब इससे कैलकुलेशन हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया और 4 इंटू 16 हमारे पास जो है वो 64 हो जाएगी। तो अब आप जो है a की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड रूट अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो +- 8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है,
तो +8 रखें आप या -8 रखें, दोनों ये ऑप्शन हमारा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अगर यहाँ a की वैल्यू जो है वो +8 रख दें या -8 रख दें तो ये नंबर्स जो हैं वो क्या बना लेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। नोट करें। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज परमुटेशन से रिलेटेड। आपसे कह रहे हैं ये चंद नंबर्स लिखे हुए हैं, आपसे कह रहे हैं वैल्यू निकालें। क्या बला है ये, क्या चीज़ है ये? तो ये हमारे सामने परमुटेशन का एक स्पेशल केस है। देखिए आपको याद होगा कि एक तो परमुटेशन का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था ना, एन परमुटेशन आर। ठीक है, जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हों और हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों और हमने उनकी परमुटेशन फाइंड आउट करनी हो। आपको याद होगा कि परमुटेशन में स्टूडेंट्स हमने एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म from the letter of the word mathematics। How many words can be formed from the letter of the word mathematics? तो क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपने किसी ऐसे वर्ड की परमुटेशन मालूम करनी है कि जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, जैसे ए सिमिलर है, जिसमें एम जो है वो रिपीट हो रहा है, जिसमें ए जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये परमुटेशन का एक स्पेशल केस था। अगर आपको याद हो तो मैंने बेटे वहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था परमुटेशन का टोटल वेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वो ये था n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको लिखवाया था कि जब आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हो और परमुटेशन हमने निकालनी हो, टोटल वेज हमने निकालनी हो, तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इसको हम यूँ भी लिख सकते थे। ये ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा n, ये आ जाएगा p, बीच में कॉमा, फिर q, फिर r, यानी टोटल पॉसिबल वेज हमें फाइंड आउट करने हो तो वो जो फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था ये वाला, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते। तो अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वो एमसीक्यूज़ के वो एमसीक्यूज़ जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो बस आपने ये देखे ना, जो ऊपर है n वो n फैक्टोरियल बन गया, जो नीचे नंबर है PQR वो भी फैक्टोरियल के साथ प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है, यानी यही वाला परमुटेशन का ये वाला फार्मूला जो स्पेशल केस है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट ना हो, कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, तो फिर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बस इस एमसीक्यूज़ को अब आपने अगर सॉल्व करना है तो मैं तो कहता हूँ आसानी के लिए बस इसको न्यूमिनेटर बना दें फैक्टोरियल के साथ और इनको डिनोमिनेटर बना दें। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो टोटल पॉसिबल वेज होंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसको अब हमने कैलकुलेट कर लेना है तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो याद होगा स्टूडेंट्स आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो क्लास में हमने डिस्कस किया है तो उसमें मैंने आपको जो है वो ये एमसीक्यूज़ भी जो है वो मैं करा चुका हूँ। जब मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा था तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस किया था। उस वक्त जाहिर सी बात है डिटेल आपको नहीं बताई थी क्योंकि इनिशियल लेवल पर थे आप लोग, तो अब आपको ये रीज़न बता दिए। ठीक है ना, ये जो फार्मूला बताया था इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लें तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कीजिए इसकी कैलकुलेशन और नोट कर लें इसको। और ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, करवा चुका हूँ मैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड कोई मैथमेटिक्स आए, कोई भी ऐसा वर्ड दे सकते हैं ना कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स की रिपीटेशन हो रही हो। जैसे वर्ड आपको इंस्टीट्यूशन बताया था, वर्ड आपको ठट्टा बताया था, वर्ड आपको जो है वो कराची है, पाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स की रिपीटेशन हो। ठीक है,
नोट कीजिए। सॉरी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेशन जो है वो फार्मूले से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, जैसा आपका दिल करे। लेकिन बहरहाल ये इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए आपको विदाउट कैलकुलेटर भी। तो एनीवे इसका आंसर हमारे पास है 10। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सिंपल अलजेब्रा का एमसीक्यूज है। 2 to the power x plus 2, 2 to the power x plus 2 is equals to 32। सिंपल सॉल्व करेंगे। 2 to the power x plus 2 इक्वल है 32 के। 2 to the power x plus 2 इक्वल्स टू 2 to the power 5। 32 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 5 लिख दिया। अब रूल जानते हैं हम, इक्वेशन के दोनों जानिब अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। ठीक है, यानी पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं आपस में। तो इक्वेट कर दें, x plus 2 बराबर है 5 के। 2 को इधर शिफ्ट करें तो x किसके बराबर हो जाएगा? 3। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट दरमियान में से हम चूँकि बहुत सारे जो है वो एमसीक्यूज स्किप भी कर रहे हैं रेडियो सिलेबस की वजह से। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग नंबरिंग भले अपने हिसाब से करते रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता था? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता था? c/a। ठीक है ना, तो बस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपसे पूछ रहे हैं। तो इस वक्त प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो हमारे पास जो है वो c/a। c कांस्टेंट को कहते हैं, उसकी वैल्यू आप देख रहे हो 1 है। a जो है वो स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को कहते हैं, उसकी वैल्यू 5 है। तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। नोट करें। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, देखो हमेशा टेंजेंट के हवाले से एक बात याद रखो
कि टेंजेंट 90 की जो वैल्यू होती है ना, टेंजेंट 90 की वैल्यू वो हमेशा इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कैलकुलेटर से निकालते हो तो कैलकुलेटर आपको मैथ्स एरर दे देता है, टेंजेंट 90 की वैल्यू नहीं देता, मैथ्स एरर दे देता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से ये सॉल्व नहीं कर सकते आप, यानी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी निकालना चाहें तो एक तरीके से कह लीजिए कि नहीं निकाल सकते आप। तो ये बेटे आपको मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आपसे पूछा जा रहा है कि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर है, तो इसका मतलब इसी को जो है वो इन्वर्स करके आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर टेंजेंट रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी देता है। तो मैंने कहा कि इसको अच्छे से मेमोराइज़ कीजिए, ये ऐसी वैल्यू है कि कई जगह पर काम आ रही होती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट 90 इन्फिनिटी है। तो उसी को पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एंगल है कि जिस पर टेंजेंट जो है वो इन्फिनिटी रिजल्ट देगा, तो यकीनन 90 है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। रेडियन में लिखा हुआ है π/2, यानी टेंजेंट π/2 जो है वो हमेशा जो है वो किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर आएगा। नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे बेटे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन का एमसीक्यूज है, बहुत ही आसान। साइन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉट से। तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ओवर साइन, साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा बच जाएगा और यही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज सेट से रिलेटेड। इफ एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू एफ यूनियन जी, यानी दो सेट्स हैं एफ और जी, कह रहे हैं उनका यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है, तो बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सही होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो देखिए एक बात को हमेशा याद रखिए कि कोई भी दो सेट्स हैं, लेट से ए और बी मान लेते हैं, उनका यूनियन उनके इंटरसेक्शन के बराबर उस वक्त होगा जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे, जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। क्योंकि दो अगर बिल्कुल 100% एक जैसे सेट है ना, तो उसका आप यूनियन निकाल लीजिए, आप उसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूँ, देखो ए सेट में मान लेता हूँ 2, 4 और 6, और बी सेट में मान लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स 2, 4 और 6 दोनों इक्वल सेट है। अब मैं इसका यूनियन निकालता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ यूनियन निकालें। यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स को मिलाकर एक बड़ा सेट बना लेते हैं, और उसूल क्या होता है कि जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उसको एक दफ़ा ही सेट का हिस्सा बनाया जाता है। तो जब इन दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो 2, 4, 6 आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ बेटे ये दो सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालो, तो निकालें इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट निकालें, तो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे 2, 4 और 6। तो ये देख लो आप, यूनियन आ रहा है वो भी 2, 4, 6, इंटरसेक्शन आ रहा है 2, 4, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल कब होता है। ये एग्जाम्पल मैंने असल में इसलिए दिया है, बात तो वर्बली भी आपको समझा सकता था मैं, एग्जाम्पल इसलिए दिए कि अब आपकी मेमोरी में ये बातें जाके जो है ना वो रुक जाएगी। तो दो सेट्स का
यूनियन और इंटरसेक्शन कब इक्वल होता है? जब दोनों इक्वल सेट होते हैं। तो हमारे पास बेटे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, नोट कर लीजिए। और ये एग्जाम्पल सपोर्ट में साथ नोट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आप बस इन सिंगल सेकंड एमसीक्यूज देखते ही समझ जाओ। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा एमसीक्यूज के इस सिलसिले को, इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगले किसी लेक्चर में जो है वो हम इसको एमसीक्यूज के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जी।